हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चाइनीज ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है माय बॉस माय रूममेट। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और रिच दिखाई दे रहा था, और उसका नाम क्या है ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। अब उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड एक स्ट्रगलिंग लॉयर है और वो एक मीटिंग में बैठी हुई होती है अपनी बेस्टी टिंग के साथ। हमारी फीमेल लीड याओ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो क्लाइंट और उसका बॉस काफ़ी मीन टाइप के दिखाई दे रहे थे। वो उनके काम से ज़्यादा गर्ल्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और तो और क्लाइंट ये भी कह देता है कि जो मेरे साथ ड्रिंक नहीं करते मैं उनके साथ प्रोफेशनल इशू को भी डिस्कस नहीं करता। ये सब देखने के बाद याओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बेचारी सारा कुछ बर्दाश्त करने लगती है। लेकिन उसी टाइम पर याओ के साथ वाले टेबल पर एक लड़का आकर बैठता है और यही हमारा मेन लीड है जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसे एक मिडिल एज की लेडी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ समय बिताओ, और तो और वो उसके लिए 1 घंटे का 10,000 रुपए भी देने के लिए तैयार थी। ये सब सुनकर याओ और उसकी फ्रेंड को लगता है कि ये एक कॉल बॉय है और अपने स्पेशल सर्विसेज एक लोनली लेडी को देता है। और तो और वो लेडी उससे काफी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे साथ खाना खा लो, मैं घंटे का 20,000 दूंगी। लेकिन वो कहता है कि मैं प्रोफेशनल सर्विस के अलावा कोई और काम नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, और एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है। याओ और उसके फ्रेंड सोचती है कि ये काम करके ये इतना पैसे कमाता है, हमसे तो बहुत आगे का है। इतने में वो क्लाइंट याओ को छूने की कोशिश करता है और यहाँ पर याओ का सब्र जवाब दे जाता है और फिर उठती है और कहती है कि ऐसे जॉब पर मैं लानत मारती हूँ, और फिर ड्रिंक उसके मुंह पर थूकती है और वहां से चली जाती है। ये सब वो लेडी भी देखती है। अब वो बाहर पहुंच चुकी थी और जॉबलेस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसने जहाँ कहीं भी अप्लाई किया है वो लोग जल्दी उसे हायर कर लेंगे। उसी टाइम पर वो लोग देखते हैं कि वो कॉल बॉय वाला लड़का एक महंगी सी गाड़ी में जा रहा है और सोचते हैं कि ये काम करके इतना पैसा कमा रहा है कि उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। उन्हें नहीं लगता था कि कॉल बॉय वाले जॉब में इतना पैसा होगा, लेकिन जो भी हो ये खुद को बेचता है। अपने हैंडसम लुक के थ्रू इतना कमाना ये गलत बात है। और कुछ दिनों के बाद याओ एक क्यूट सी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी। एक जूल एंड लॉ फर्म बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें उसकी जॉब लग गई थी और उसके करीब ही उसने एक अपार्टमेंट भी रेंट पर लिया हुआ था। और वो देखती है कि वो कॉल बॉय वाला लड़का भी वहाँ पर आ चुका था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो इतना कमाता है, इतनी महंगी गाड़ी में फिरता है और फिर भी इस छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। वो तो अपना लगेज लेकर स्टेयर पर से जा रही होती है और रुकती है और सांस लेने लगती है। उतने में वो कॉल बॉय वाला लड़का भी वहीं से आ रहा होता है और उसे रास्ता मांग रहा होता है। और वो जैसे ही उसे देखती है तो वो उसके वाले अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ था और वो जाती है और उसे रोकती है और कहती है कि ये अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया हुआ है। अब वो कीज निकालती है और दरवाजा बंद और ओपन करके दिखाती है, और वो हैंडसम बॉय अपनी कीज निकालता है और बिल्कुल उसी के अंदाज में दरवाजा बंद और ओपन करके उसे दिखाता है। अब याओ तो चाहती थी कि उससे पहले वो किसी भी तरह घर में एंटर हो जाए, लेकिन उसका सूटकेस उसे दूर ले जा रहा था। अब दोनों भी एक दूसरे को अपना रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगते हैं जो दोनों ने सेम ही डेट पर रेंट आउट किया हुआ था। याओ के माइंड में आता है कि जो पहले इस घर में एंटर करेगा वही इस केस को जीतेगा। अब वो हर हाल में घर में एंटर करना चाहती थी। यहाँ पर हीरो उसे खींचता है और वो गेम जीत जाती है ये कहकर कि मेरे बाल इस घर में पहले एंटर हुए हैं, अब तुम यहाँ से चलते बनो। अब वो घर में आने के बाद घर को चेकआउट कर रही थी और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि कॉल बॉय भी उसी के घर में आ चुका है। और वो दोनों वहाँ पर लैंडलॉर्ड को बुला लेते हैं। लैंडलॉर्ड की एक्चुअली अपने वाइफ के साथ डिवोर्स होने वाली थी और ये घर उन दोनों का आधा आधा था और उन दोनों को पता ही नहीं था। एक ने वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था रेंट देने का और दूसरे से हस्बैंड ने किया था। उसे थ्रेटन करने की कोशिश करती है और कहती है कि पता है मैं जूल एंड लॉ फर्म में काम करती हूँ, पता है मेरा बॉस कौन है, जियाओ हैंग, वो इस शहर का सबसे मशहूर और महंगा लॉयर है और मैं उसके असिस्टेंट बनने वाली हूँ। और पता है वो मेरे पीछे ऐसे फिरता है जैसे वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। मैं ही हूँ जो उसे इग्नोर करती हूँ। मैंने एक इशारा किया तो वो तुम पर ऐसे ऐसे केस डालेगा कि तुम फर्श पर आकर गिरोगे। उसकी ये बातें सुनकर हमारे हीरो की शक्ल देखने वाली थी। यहाँ पर लैंडलॉर्ड उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि किस्मत ने तुम दोनों को एक ही घर रेंट आउट करने को दिया है और शराफत से तुम दोनों ऐसा करो कि इस घर को शेयरिंग कर लो। और वो यहाँ से ये भी कहता है कि प्लीज़ मुझ पर दया करो, मेरी वाइफ और मेरी डिवोर्स होने वाली है और हमें जल्दी किसी एक लॉयर की ज़रूरत होगी और मैं तो तुम्हारे पास ही आऊँगा। ये सुनकर याओ तो बहुत खुश हो जाती है और इतने में वो लैंडलॉर्ड वहाँ से भाग निकल जाता है।
और यहाँ पर हमारा हीरो अंदाज़ा लगा लेता है कि याओ एक पुअर सी गर्ल है और वो उसे एक डील करता है और कहता है कि मुझे तुम इस घर में 3 दिन के लिए रहने दो बिना परेशान किए, और उसके बदले मैं तुम्हें 2 महीने का रेंट दूंगा। 3 दिन के बाद हम आगे की बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका पेमेंट भी कर देता है, 2 महीने का रेंट भी दे देता है। थोड़ी देर बाद या उसके पास आती है और घर में रहने के रूल्स भी बताती है और कहती है कि इतने अमीर होने के बाद भी तुम यहाँ पर इस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रह रहे हो, वो भी शेयरिंग करके। तुम्हारी इस घर से यादें जुड़ी हुई है क्या? तुमने अपनी पहली कमाई इसी घर से शुरू की थी? और वो उसे कह देती है कि यहाँ पर गर्ल्स लाना मना है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। और उसे लेक्चर देना स्टार्ट करती है। बेशक तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन तुम अगर इसे पैसे कमाने के लिए यूज करोगे तो बूढ़े होकर क्या करोगे? तुम अकेले पड़ जाओगे और ये लीगली अलाउ भी नहीं है। कल को अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया इन सब हरकतों पर तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर तो वह हैरान हो जाता है और अपना फोन निकालता है और उसे कहता है कि अब बोलो जितना बोलना है, मैं तुम पर डेफेमेशन का केस डाल दूंगा। ये सुनकर तो वह वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में झांकती है तो पता चलता है कि उसने अपने कमरे को कुछ इस तरह सेट किया है कि वहां पर इंसानों के रहने का कम किसी आत्मा के रहने की ज्यादा निशानियां दिखाई दे रही थी। और वो ये भी सोचने लगती है कि कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं करता। उसके कमरे में सारी ऐसी ही चीजें रखी हुई थी। अपने कमरे में आती है और सोचती है कि कहीं से मुझे बलि तो नहीं चढ़ाना या फिर रात में कोई इविल स्पिरिट्स को ना बुला दे। यही सोचकर वो डरती है और उसके कमरे के पास जाती है और उसे कहना चाहती थी कि अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर वो उसे फोन पर बातें करते हुए सुनती है कि कोई लेडी उसे फोन पर बात कर रही थी। वो लेडी काफी फ्लर्टी टाइप की दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारा हीरो उसे काफी लीगल मशवरे भी दे रहा होता है। और उसका इतना सारा लीगल नॉलेज देखकर याओ जो कि लॉयर थी वो भी हैरान हो चुकी थी। उतने में वो दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बातें चोरी चोरी सुन रही थी। या उसे कहने लगती है कि तुम मुझे एक भले इंसान लगते हो और तुम्हें तो इतना सारा नॉलेज है, तो तुम वो गंदा काम छोड़ के कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों ना तुम भी जुडिशियल एग्जाम देकर देखो ताकि तुम भी इज्जत की रोटी खा सको। और वो उसकी इतनी सारी बकवास बातें सुनकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है यहाँ पर या पूरा डिसइंफेक्शन करने के लिए लगी रहती है। ये देखकर उसे बहुत ही बॉदर होता है और वो कहता है कि सिर्फ डिसइंफेक्शन से काम नहीं चलेगा, क्लीनिंग एजेंट पकड़ो और एक एक फ्लोर चमकाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में जाता है तो हमें पता चलता है जब उसके फ्रेंड वू जून की कॉल आती है। एक्चुअली उसका फ्रेंड जू और हमारा हीरो जिसका नाम चाओ हैंग है, इन्होंने मिलकर एक लीगल फॉर्म बनाई थी बहुत साल पहले और उस फॉर्म का नाम इन्हीं के नाम पर जून हैंग लॉ फॉर्म था जहाँ पर याओ काम करने वाली थी। और उसने अपने बॉस को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की थी वो और कोई नहीं हमारा वो यही वाला चाओ था। और एक्चुअली चाओ के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसको रात को नींद नहीं आती थी और इसीलिए उसने अपने घर में इतने सारी चीजें लटका रखी थी जो कि उसे उसके डिफरेंट फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी ताकि वो एक साउंड स्लीप ले सके। आज भी वो सोने के लिए लेट जाता है और इतने में ही सफाई करते हुए याओ कुछ सॉन्ग्स गा रही थी और उसका सॉन्ग उसके लिए लोरी का काम करती है और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। सुबह उठता है तो वो हैरान हो जाता है और फिर सोचता है कि ये नई जगह और इन सारे एम्यूलेट्स की वजह से ऐसे हुआ है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई बहुत अरसे बाद। लेकिन उसका मूड तब खराब हो जाता है जब वो देखता है कि याओ ने पूरे घर में पार्टीशन कर रखी थी। और यहाँ पर याओ अपने न्यू ऑफिस आ जाती है और इतने में उसे पता चलता है कि 2 मेजर पार्टनर्स है और वही सारे डिसीजंस करते हैं, एक वूजुन और दूसरा चाओ है। चाओ हैंग की तो वो असिस्टेंट बनने वाली थी। मिस्टर चाओ को फोटोज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उनके कॉरिडोर में सभी की फोटोज थी सिवाय मिस्टर चाओ के। अब थोड़ी देर बाद उसका इंट्रोडक्शन अपने कोलिग्स के साथ होता है और ये सुनकर वो काफी डर भी जाती है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चाओ जिसकी वो असिस्टेंट बनने वाली थी वो छोटी छोटी बात पर अपने असिस्टेंट को फायर कर दिया करता है। वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर रहना हमारे साथ कितने दिन नसीब हो। अब थोड़ी देर बाद वो उसे मिस्टर चाओ का ऑफिस भी दिखाते हैं जिसमें एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पर उसकी शील्ड्स पड़ी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और कॉर्नर था जहाँ पर वो सारे थ्रेटनिंग लेटर्स थी और धमकी वाले चीजें थी जो उसको केस छोड़ने के लिए भेज दी गई थी। किसी ने रबर का स्नेक भेजा हुआ था, किसी ने नाइफ तो किसी ने खोपड़ी, और ये सारी चीजें चाओ के लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। और फिर उसके बॉस की जब एंट्री होती है ये देखते ही बेचारे याओ की तो बैंड बज जाती है। उसे तो ऐसे लगने लगता है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। मिस्टर चाओ हैंग वही उसके बॉस थे जिसे वो इतने दिनों से लेक्चर दे रही थी कि कॉल बॉय वाले हरकतें छोड़ दो।
इसीलिए तो चाओ ने उससे कहा था कि हम लोग 3 दिन के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स उसे पता चल जाना था कि ये मेरा बॉस है और उसको उसके घर से निकालने की ये हिम्मत भी नहीं कर सकती। याओ तो उसे यहाँ सॉरी करने लगती है, तो वो पूछता है कि मेरा ये इमेज तुम्हारे सामने कैसे बना कि तुम मुझे कॉल बॉय समझती हो। तो वो उसको बताती है कि एक रेस्टोरेंट में मैं बैठी हुई थी, उसके पीछे आप भी थे और आपको एक लेडी एक एक घंटे के इतने इतने पैसे ऑफर कर रही थी। और वो गुस्से में आकर कहता है कि वो मेरी मॉम थी। और बस याओ की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो अपनी बेस्टी टिंग को ये सारी बातें बताने लगती है। उतने में वो एक चीज से डर जाती है, जब उसे चियाओ के कमरे से कुछ आवाजें आती है और कुछ देर के बाद उसे म्यूजिक सुनाई देने लगता है। वो अंदर जाकर जब चेक करती है तो म्यूजिक को बंद कर देती है और उसे डर भी लगने लगता है, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल एक हॉन्टेड रूम के जैसे लग रहा था। और यहाँ पर कुछ बुरा हो जाता है और एक वुडन स्टिक उससे टूटकर गिर जाता है और वो उसे जोड़ने की कोशिश करती है। उतने में चियाओ वहाँ पर आ जाता है और टीवी पे भी कुछ इसी तरह का ड्रामा दिखाई देता है। मेड से कुछ टूटकर गिर जाता है और वो एम्परेंट उसे माफ कर देता है। वो बड़ा दिल वाला था। वो उसी की एग्जाम्पल देने लगती है कि देखो वो कितना हैंडसम और कितना डोमिनेटिंग है और आप तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है और आपका दिल तो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा ना। और बहुत मुश्किल से चियाओ उसके बातों को साइड में करके जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो वहीं से उसके चीखने की आवाज आती है। उसके बाद सीन कुछ इस तरह चेंज होता है कि याओ अपने सूट के समेत घर से बाहर निकली हुई थी। तो वो उसे कहती है कि सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने इस घर को लीगली रेंट किया है। तो वो उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा तो घर के पैसे कैसे दो, निकलो यहाँ से। एक्चुअली वो स्टेयर वो ओवरसीज से मंगवाई गई थी, वो कस्टम मेड था। वो 5 महीने बाद डिलीवर हुई थी। अब जब याओ घर से बाहर हो गई थी और वो बाहर सूटकेस पर बैठकर अपने टैक्सी का वेट कर रही थी, हमारा मस्कुलर सा हीरो जॉगिंग करते हुए वहां पर आता है। उसे लगता है कि वो उसे रोकने के लिए आया है, पर वो कहता है कि तुम्हें टैक्सी नहीं मिली, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और वहाँ पर तुरंत ही टैक्सी आ जाती है और वो वहाँ से गुम हो जाती है। और जब होटल पहुँचती है तो वहाँ के प्राइजेस इतने हाई थे कि वो उसे एक आइडिया आ जाता है। उसे पता चला था कि उसके ऑफिस में एक छोटा सा किचन, जिम, शावर सब कुछ चीज थी ओवर टाइम करने वालों के लिए। उसे लगता है कि नया नया जॉब है, उसे पैसे बचाने चाहिए और पैसे बचाने के लिए रात में अपने ऑफिस में चली जाती है। और वो चियाओ के ऑफिस के सामने ही खड़ी हुई थी और सोचती है कि यहाँ पर आने की कौन हिम्मत कर सकता है। फाइनली याओ अपने लिए एक जगह ढूंढ ही लेती है, जो होता है उसके बॉस चियाओ का स्टोर रूम, जहाँ पर उसके सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं। और वो सोचती है यहाँ आने की कौन जुर्रत कर सकता है। और वो मजे से वहाँ पर लेट जाती है और उसे कुछ कैंपिंग का सामान मिलता है। कुछ फाइल्स को अपना पिलो बना लेती है और वो तो जमीन पर सोकर भी बड़े आराम से उसे नींद लग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बेचारा चाओ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन नींद थी कि उसको दूर दूर तक आ ही नहीं रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते तो उसके क्लॉक का कुकू आवाज देता है। ये सुनने के बाद उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। शायद ये याओ का काम होगा, याओ ने ऐसा क्यों करके रखा है, इसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हुई थी। जबकि उधर याओ को उसने कोई ऐसी बद्दुआ दी थी जिसकी वजह से याओ को एक बुरा सपना आता है कि एक किलर आकर उसकी जान लेने वाला है। और वो उठने के बाद सोचने लगती है कि इतने सारे थ्रेटनिंग अलार्म के बीच सोऊंगी तो ऐसे ही सपने आएंगे बुरे वाले। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस चियाओ आधी रात को ऑफिस में आया हुआ था। उस बेचारे को नींद नहीं आ रही थी और फ्लैट ऑफिस के पास में ही था, इसलिए वो ऑफिस आ जाता है अपनी स्टडीज करने के लिए। और उतने में उसे शक होने लगता है और लाइट्स ऑन करके वो इधर उधर चेक करने लगता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो फिर से अपने ऑफिस में जाकर अपना काम करने लगता है। या भी स्टोर रूम में आकर आराम से सो जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया देता है कि चियाओ एक साइकेट्रिस्ट के पास आया हुआ है अपने चेकअप करवाने के लिए, जो कि उसके फ्रेंड ने रिकमेंड किया था उसे। वो साइकेट्रिक कम लग रहा था, बल्कि उसे खुद साइकिक ट्रीटमेंट की जरूरत थी ऐसा लगता है। वो तो यही कहता है चियाओ को कि तुम एक्चुअली काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, वक्त सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचते हो और ये नेवर एंडिंग रेस ही है जिसकी वजह से तुम्हारी नींद इतनी खराब हो चुकी है। एक्चुअली चियाओ तो उनके पास आना ही नहीं चाहता था और कुछ बातों में उनके आर्ग्यू भी हो जाती है और वो ये भी नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले। उसके क्लाइंट्स और उसके ओपोनेंट्स ऐसा समझेंगे जैसे कि उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है। जबकि उधर चाओ बेचारे को आज अच्छे से नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो ऑफिस में भी मन लगाकर काम नहीं कर पा रही थी। इतने में पीछे से उसका बॉस भी वहां पर आ जाता है और उसका एक कोलीग उसके बॉस से बात करने लगता है।
वो एक केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और उसके बाद वो पूछता है कि आप नई जगह पर शिफ्ट हुए थे तो क्या आपको वहाँ पर अच्छे से रेस्ट मिला। लेकिन वो कहता है कि वहाँ के नेबर्स बहुत ज्यादा शोर मचाते थे इसलिए सुकून नहीं आया। लेकिन कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, उस नेबर को मैंने थ्रो आउट कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर उसका निशाना याओ की तरफ ही था। जब याओ रेस्टरूम में आती है तो वो अपने डार्क सर्कल को कवर अप करने की कोशिश कर रही थी जो कि नींद की कमी की वजह से आया था। यहाँ पे उसके कोलिग तानू से कहती है कि तुम जल्दी इसकी आदी हो जाओगी। चियाओ के साथ जो भी असिस्टेंट काम करती है उसकी यही हाल होती है और उसकी नींदें उड़ती है। और जैसे ही वो रेस्टरूम से निकलती है तो चियाओ उसे देख लेता है और वो समझ लेता है कि ये मेकअप करके निकली हुई है और वो उसके साथ मीटिंग में जाती है और वहाँ वो एक केस डिस्कस करता है जो कि डाइवोर्स के बारे में था। बाकी के जो 2 लॉयर्स होते हैं उस केस के बारे में अच्छे पॉइंट सामने रख देते हैं और जैसे ही वो याओ को पूछता है तो वो याओ भी कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि उसको जो भी पता था उन दोनों लॉयर ने वो पॉइंट सामने रख दिए थे। तो चाओ से कहता है कि तुम्हें मेकअप से फुर्सत हो तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो। मुझे ऑफिस में वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ऊपर की सुंदरता को इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि रियलिटी में वो बिल्कुल भी केपेबल नहीं होते हैं। अगर 1 महीने के बाद भी तुम्हारी मेंटल कंडीशन यही रही तो मैं तुम्हें फायर करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। अब बेचारी या बुरी सी शक्ल बनाकर बाहर आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है काम करने के लिए। उसके कोलिग्स ने तो वीचैट में अपना एक ग्रुप भी बना लिया था और वो लोग ये बेट भी लगा रहे होते हैं कि ये कितने दिनों तक और टिक पाएगी। और यहाँ सो रही होती है तो उसे कुछ आवाजें आती है तो आँख खुलती है तो देखती है कि सुबह के 5 बज चुके थे और वो जल्दी से रेडी होकर अपने ऑफिस की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आती है तो देखती है कि वो फर्स्ट वन नहीं है, उसका बॉस पहले से ही आकर कॉफी बना रहा था। तो उसका बॉस कहता है कि ये टाइम नहीं है ऑफिस आने का। तो वो कहती है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसी वजह से मैं सबसे पहले आई हूँ और बॉस मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और आप देखना जल्दी इस ऑफिस में मैं अपने लिए परमानेंट जगह बना लूंगी। और यहाँ पर वो अपने बॉस के डार्क सर्कल के बारे में भी बात करती है। वो भी अपने ऑफिस में आकर अपने डार्क सर्कल को देखता है और इसीलिए वो अपने आंखों को सनग्लासेस से कवर करता है। आज वो अपने ऑफिस में याओ को अपने रिकॉर्ड रूम से निकलते हुए देखा था, लेकिन वो कुछ बहाना बना देती है कि मैं यहाँ पर केस के रिकॉर्डिंग के कुछ स्टडी करने के लिए गई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अब फाइनली ऑफिस में सभी लोग आ चुके थे। उतने में यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो था वूजन, जो कि फाइनली अपना वेकेशन खत्म करके बहुत दिनों के बाद दोबारा आज ऑफिस में आया था। उसे देखकर उसे बताते हैं बेशक ये चाओ के साथ बराबर का बॉस है, लेकिन इसका नेचर चाओ से बिल्कुल अलग है। वो अक्सर लोगों से काफी फ्रेंडली रहता है। जब उसकी नजर चाओ के असिस्टेंट पर पड़ती है तो वो आकर उससे मिलता है, उसका वेलकम भी करता है और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है काम के लिए। उसके बाद वो चियाओ के ऑफिस में आता है, उसे देखकर कहने लगता है कि सबसे पहले तुम अपने इस इंसोमिया का इलाज करवा लो और इसका इलाज सिर्फ साइकेट्रिक के पास ही है। आखिर तुम कब तक अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए सनग्लासेस का यूज करोगे। इतने में चियाओ उससे ही क्वेश्चनिंग करने लगता है कि मेरी असिस्टेंट चेंग याओ, इसे तुमने ये हायर किया था ना मेरे लिए, मुझे सब पता चल गया है इसकी वजह क्या है। ये कोई इतने अमेजिंग तो नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। इसको तुमने इसी वजह से हायर किया ना क्योंकि इसका सरनेम चांग है। इसको तुमने इसी वजह से हायर किया था ना, इसका सरनेम चांग है। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्रश, उसका सरनेम भी चांग था, कहीं ये उसकी सिस्टर तो नहीं है। ये बात सुनकर तो यूजन पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। आओ दिखाई जाती है जो रात में बैठी हुई थी ऑफिस में और वेट कर रही थी कब मेरा बॉस यहाँ से जाएगा और मैं आराम से सो पाऊंगी, लेकिन मेरा बॉस तो ओवर टाइम करने पे लगा हुआ है। ये देखकर वो सोचती है कि कितना अमेजिंग इंसान है, इतनी लेट नाइट काम करता है और सुबह सबसे पहले आ जाता है काम के लिए। इसकी कामयाबी का राज भी यही होगा, लेकिन इसको कोई बताए कि नींद की कमी की वजह से लोग मरते भी हैं। यहाँ पर चियाओ भी उसकी हरकतों को नोटिस कर लेता है और अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओ तुरंत अपने जगह पर आती है और वो आराम से सो जाती है। उसे सोने में 5 मिनट भी नहीं लगे थे, लेकिन चाओ वापस ऑफिस में आ जाता है। एक्चुअली उसे याओ पर शक हो गया था, इसलिए वो वापस आता है और अपने स्टोर रूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर देखता है कि याओ उसकी फाइल्स का पिलो बनाकर आराम से सो चुकी थी। वो उसे आवाजें देकर उठाने लगता है और जैसे ही वो उठती है अपने बॉस को वहाँ पर देखकर वो डर जाती है और वो अपने बॉस के सामने बेग करने लगती है कि प्लीज बॉस मुझे 2 दिन यहाँ पर रहने के लिए दीजिए, उसके बाद मैं अपने लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगी। होटल में मैं जा नहीं सकती थी, इतने जेब में मेरे पास पैसे भी नहीं थे। क्या आपको नींद नहीं आती? आप कितने अमेजिंग इंसान हो। शायद कम नींद लेना जीनियस लोगों की पहचान होती है। क्या पता था कि वो सोने के लिए तरस रहा है और वो यस यस करने लगता है और जाते उसे माफ भी कर देता है और पूछ लेता है कि तुम्हें फर्श पर लेटे लेटे नींद कैसे आती है। और वो कहती है कि सोना कौन सा रॉकेट साइंस है, सो जाओ, आंखें बंद करो और नींद आ
आ जाती है। एक तरफ चाओ अपने असिस्टेंट से इम्प्रेस था कि उसे कितनी जल्दी नींद आ जाती है, दूसरी तरफ याओ अपने बॉस से इम्प्रेस थी कि वो कितना जीनियस है, उसे नींद ही नहीं आती, ये कितना काम करता है इसीलिए तो इतना सक्सेसफुल है। नेक्स्ट डे याओ सुबह सुबह ही उठ जाती है और अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना लेती है, क्योंकि ऑफिस में एक किचन भी था एम्प्लॉयज के लिए और आज मौसम भी अच्छा था, बारिश हो रही थी और उसे तो आज का मौसम बहुत सुहाना लगता है बारिश की वजह से। और वो अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेती है और कॉफी पीते पीते अपना केस भी स्टडी कर रही होती है। पीछे से उसका बॉस आ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है कि डिवोर्स के लॉज याद कर रही है और फेस पे इतनी अच्छी स्माइल आ रही है। और वो उसे कहती है कि मुझे किसी ने कहा था कि जो भी काम किया करो मन लगा कर किया करो। और यहाँ पर वो उसका दिल जीतने के लिए उसके लिए कॉफी भी लेकर आती है, लेकिन यहाँ उसके पहले बॉसेस से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था और वो उसे कहता है कि मेरा दिल जीतने के लिए ये सारे ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा काम कर लो और तुम एक लड़की हो तो क्या तुम्हारा यही फर्ज है कि तुम सबके लिए कॉफी बनाओगी और सबकी हेल्प करोगी। मेरी नजरों में मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल है, यहाँ ऑफिस में तुम किसी भी मैन से कम नहीं हो। यहाँ पर याओ काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जाती है अपनी कॉलीग की जगह और जैसे ही वापस आती है तो ऑफिस का टाइम हो चुका था, सब लोग जा चुके थे और लाइट भी नहीं थी। अब वो जाकर चेक करती है तो पानी भी नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है, चिया से हेल्प मांगती है कि प्लीज तुम शॉर्ट सर्किट चेक कर दो और फिर उसे लिफ्ट भी मांगती है, मुझे एक होटल तक छोड़ दो, मैं एक हॉट बात लेना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सर्दी लग रही है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर उसे पता नहीं क्या ख्याल आता है तो वो थोड़ी देर बाद वापस से ऑफिस में आता है। उसे बेचारी यहाँ पर दया आ जाती है और फिर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आधे घंटे के लिए मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हो और उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो घर में आते ही देखती है कि घर तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गई थी। फ्रेश होने के बाद वो उसे एक नोट छोड़कर जा रही होती है कि थैंक यू बॉस कि आपने मुझे वॉशरूम यूज करने दिया। तो किचन की तरफ देखती है तो वो सोचती है कि इसने कभी कुकिंग नहीं करी होगी, उसकी कुकिंग स्किल तो बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए वो सोचती है कि थैंक यू के साथ मैं क्यों ना उनके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं। कुकिंग करते करते वो आज भी वही वाली सिंगिंग करती है और उसकी सिंगिंग आज भी चाव के लिए लोरी वाली काम करती है और उसे तुरंत से ही नींद आ जाती है। फिर सुबह होते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो हैरान हो जाता है कि मुझे आज कैसे नींद लग गई फिर से। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है और अपने लिविंग एरिया में आकर देखता है तो वहीं पर उसके सोफे पर बेचारी याव थक हार कर सो चुकी थी। वो डर के मारे उसके आवाज से उठ बैठती है और उसे सॉरी करने लगती है, कहती है कि मैं तो यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही सोफे पर बैठी मुझे बारिश की और हवा की आवाज आई और इसके साथ ही मुझे नींद आ गई। शियान हैरान रह जाता है और उसे पूछता है कि भला बारिश के बूंदों से भी किसी को नींद आ जाती है। वो कहती है ऐसा ही है, ये एक फ्रिक्वेंसी में गिरती है, ये भी एक साइंस ही है। वो उसकी बातें सुनकर वो फिर से अपने बॉसी मूड में आ जाता है और शियान उसे तुरंत ऑफिस जाने का ऑर्डर दे देता है। अब वो ऑफिस पहुंचती है, उसे एक फाइल मिलती है, उसे भी एक केस में एंटर करवा लिया था। इस बात की खुशी उसे बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो बहुत दिनों से हार्ड वर्क कर रही थी और अब फाइनली वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगे थे। और जो 3 लोगों का ग्रुप बना था उन्होंने फाइनली एक चौथा मेंबर हमारी याव को भी ऐड कर लिया था। जबकि शियान घर लौटने पर अपने ही फोन पर बारिश की आवाज और विंड की आवाज भी लगा कर रख देता है। उसे लगा कि शायद कल मुझे इसी वजह से नींद आई होगी, लेकिन फिर भी काफी देर तक उसे जब नींद नहीं आती तो जाकर किचन में बर्तन खटकाने लगता है। अब उसे शक था कि शायद मुझे नींद आती है घर के कामों की शोर की वजह से, अब शायद यही आवाज मेरे लिए फिट रहेगी। और अब वो एक हाउसकीपिंग कंपनी को कॉल लगाता है और अपने लिए एक हाउसकीपर ऑर्डर करवाता है। वो बार बार उस आंटी से यही कह रहा था कि आप ऊंची ऊंची आवाज में काम करे, खटखट मचाए, शोर करे, लेकिन वो बेचारा क्या करता, उसे फिर भी नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो आंटी को उल्टे सीधे ऑर्डर दिए जा रहा था। अब आंटी का सब्र भी जवाब दे जाता है। वो अपना एप्रन उतारती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अब फाइनली नींद की गोलियां भी खा लेता है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। लेकिन उसे बार बार याव की बातें जरूर याद आ रही थी। जब इतने देर से उसे नींद नहीं आती है तो उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है। जब वो बाहर आता है एक स्टोर कीपर को सोते हुए देखता है तो उसे बार बार याव की बात याद आती है, जिसे कहीं पर भी किसी भी जगह पर अचानक से नींद आ जाती थी। अब स्लीपिंग पिल्स की वजह से उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन हर जगह उसे हेलुसिनेशन हो रहा था। हर सोए हुए आदमी में उसे बस याव का ही फेस नजर आ रहा था। और जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो याव वहां पर पहले से ही बैठी हुई थी। बहुत काम कर रही थी आजकल और बहुत हार्ड वर्किंग हो गई थी।
और वो उसके पास जाता है और ये चेक करने लगता है कि ये रियल याव है या मेरा एलुसिनेशन है। वो उसके सामने आता है और उसके गाल को पिंच करता है। इस बार तो वो रियल वाली याव थी और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड की मेडिसिन लेकर आया हूँ, कहीं कल तुम्हें ठंड ना लग गई हो। ये देखकर याव सोचने लगती है कि मेरा बॉस जितना भी पॉइजनस है लेकिन अंदर से नरम दिल वाला है। अब थोड़ी देर बाद याव को वहाँ पर भूख लगने लगती है तो वो अपने लिए नूडल्स बनाने लगती है और आकर अपने बॉस से पूछती है आप नूडल्स खाओगे। वो मना कर देता है। वो नूडल्स तो बना रही थी लेकिन उसके साथ साथ वो वही वाला सॉन्ग गा रही थी और आज भी वो सॉन्ग उसके लिए लोरी वाला काम कर रही थी। आज फिर से वो सुनते ही हमारे हीरो को नींद आने लगती है। वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और फिर वो अपना टैब बंद करके वहीं पर सोफे पर ही लेट जाता है। आज तो मिरेकल हो गया था, हमारे हीरो को बिना बेड के ही नींद आ गई थी और पता नहीं फिर कब सुबह हो गई, उसे तो इस बात का कुछ पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे कोलिग्स इस रेयर से नजारे को एंजॉय कर रहे थे कि उनका बॉस काम से थक हार कर अपने सोफे पे ही सो गया था। उन्होंने आज से पहले अपने बॉस को कभी सोते हुए नहीं देखा था। वो तो अक्सर रात रात भर ओवर टाइम करता था लेकिन कभी भी ऐसे स्लीप ही नहीं हुआ। वो लोग तो इस रेयर नज़ारे को फोन में कैप्चर भी करते हैं और वो जो उनको भी दिखाते हैं कि पता नहीं फिर ये रेयर नज़ारा हमें देखने को मिले ना मिले। और आज वो जो उनको एक आइडिया भी आता है और कहता है कि आज मैं सबके लिए एक पार्टी अरेंज करने वाला हूँ। कुछ नए कोलिग्स आए हैं उनको वेलकम करने के लिए और उन्हीं में से एक हमारी हीरोइन याओ भी थी। और वो याओ के पास आता है और कहता है कि तुम नई हो तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को किसी को भी अपने साथ ला सकती हो पार्टी में। याओ भी ये सुनकर यहाँ पे खुश हो जाती है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है, तुम चाहो तो उसे भी अपने साथ ला सकती हो पार्टी में। अब वो जुन जाता है शियान के पास और उसे कहता है कि ये कौन इंसान है जिसने मेरे अलावा तुम्हारे इस इंसोमिया का इलाज किया है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए। अब शियान कुछ शक तो हो चुका था कि आखिर कोई ना कोई बात जरूर है, ये सिर्फ याओ ही है जो मुझे सुलाने में हेल्प कर सकती है। और वो आज सोचता है कि क्यों ना इसी बारे में मैं उसे डिस्कस कर लूं और उसे हायर भी कर लूं इसी काम के लिए। और वो याओ को मैसेज करने लगता है कि अभी के अभी ऑफिस में हूँ, मुझे अर्जेंट तुम्हें बात करनी है। लेकिन वो तो लंच करने के लिए पास के रामेन शॉप में गई थी। उसने अपने स्टेटस पे भी वही के शॉप के बारे में लिखा हुआ था कि वहाँ के रामेन्स बहुत अच्छे हैं। और तो और वो वहाँ का मेन्यू भी अपने स्टेटस पर लगाती है। उसके स्टेटस को याओ भी वहाँ पर देख लेता है। उतने में वो देखती है कि उसे उसका पुराना फ्रेंड भी वहाँ पर मिल जाता है और तो और मौके का फायदा उठाना चाहता था और उसे कहता है कि तुम तो लॉयर हो ना, और उससे फ्री में बहुत सारे मशवरे लेने की कोशिश कर रहा था फाइनेंस के इश्यू के रिलेटेड। लेकिन उतने में वहाँ पर आ जाता है उसका बॉस शियान और कहने लगता है कि ये एक डिवोर्स लॉयर है और फैमिली इश्यूज के बारे में ही काम करती है। अगर तुम्हें डिवोर्स करवानी हो तब इससे मशवरा ले लेना, मैं तुम्हारे डिस्काउंट भी करा दूंगा। लेकिन इस तरह तुम फाइनेंशियल इश्यू पर फ्री में मशवरा लोगे तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो फ्रेंड तो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके जाने के बाद शियान आकर उसके सामने बैठ जाता है। याओ उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो उसे कहता है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था। तो उसे पता चलता है कि उसने जो मेन्यू स्टेटस पे लगाया था वो बल्कि स्टेटस पे नहीं, शियान के मैसेज के रिप्लाई में उसे सेंड किया था। और वो बहुत नखरे से उसे एक ऑफर देता है, कहता है तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स की कंपनी में भी रहना चाहिए और तुम्हारा ब्रेन भी उसी तरह से ट्रेन हो सके। और हाँ, तुम उस घर में वापस आ सकती हो और मेरी लाइफ असिस्टेंट भी बन सकती हो। ऑफिस में असिस्टेंट के साथ साथ लाइफ असिस्टेंट का वो मतलब नहीं समझी थी। तो वो कहता है कि मेरे डेली लाइफ के जो भी काम है वो भी तुम कर सकती हो, जैसे सफाई करना, खाना बनाना, इसका मैं तुम्हें अलग से पे करूंगा। और हाँ, आज जल्दी घर वापस आना, मेरा सीवर ब्लॉक हुआ है वो भी तुम्हें ही खोलना है। बेचारी सोचती है कि क्या अब ये काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। शाम को वो घर वापस आती है और उसका पाइप ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद वो उसे कहती है कि आज शाम को ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है, यहाँ पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मैं वो ड्रेस चेंज करके यहाँ से तुरंत ही चली जाऊंगी। लेकिन जब वो कमरे में जाकर देखती है तो उसका वो वाला सूटकेस जो वो ऑफिस में लेकर गई थी वो वापस आ चुका था कमरे में। एक्चुअली ये तो शियान ही लेकर आया था और उसे कहता है कि किसी दिन पकड़ी जाओगी इसलिए मैं वापस लेकर आया। अब याओ को तो यही लगा था कि ये सिर्फ मुझे घर के कामों के लिए ही हायर किया है। ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसने मुझे घर में रहने के लिए भी एग्री कर लिया है। इस बात से वो तो इतनी शॉक हो जाती है कि तुरंत ही अपनी बेस्ट फ्रेंड टिंग को कॉल करती है, उसे यही गुड न्यूज देने लगती है। लेकिन टिंग उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है, तुमने खुद ही तो मुझे बताया कि तुम्हारे बॉस के बहुत सारे जानी दुश्मन हैं और बहुत बार इसे लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस भी
आए हुए हैं। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कोई इसे खत्म करने के लिए आ जाए और इसके असिस्टेंट समझकर तुम्हें ही ना मार दे। कहीं इसके हिस्से की गोली तुम्हें ना खाना पड़े। इसके साथ रहना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अब ये बात सुनकर याओ तो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके फ्रेंड ने 2-3 केसेस के एग्जाम्पल भी उसे दे दी थी। वे सुनते ही वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। शियान तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वूजुन ने एक्चुअली वो पार्टी रखवाई चेंगशी के लिए थी, जो कि याओ की सिस्टर थी। वो उसे कहता है कि तुमने अपने घर से किसी को भी नहीं बुलाया। तो वो कहती है कि ओहो, सिस्टर को बुलाना था पर मैं भूल गई। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे उसका नंबर दे दो, अगर फिर कभी बुलाना हो या कोई इमरजेंसी होते हो तुम्हारे पेरेंट्स या फैमिली को मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर इस तरह से उसने उसकी सिस्टर का वीचैट नंबर हासिल कर लिया था। और जैसे ही वो चांगशी की प्रोफाइल ओपन करता है तो उसकी फोटो देखकर पुरानी यादें आने लगती है उसको। और उसके साथ ही वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है, जो कि उसने एक्सेप्ट कर ली थी। अब वो जॉन की खुशी देखने वाली थी। अपने सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है, 2-4 फोटोज निकालता है और उसके बाद सबको बाय कहकर वहां से भाग निकलता है, क्योंकि उसका मकसद तो पूरा हो चुका था। अब शियाओ यहाँ पर सोचने लगता है कि ये लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी। अगर ये नहीं आए तो मुझे सुलाएगा कौन। और वो उसे तुरंत से ही कॉल लगाता है और उसे कहता है कि तुमने कैसे पाइप खोला है, फिर से ब्लॉक हो गया है पाइप। ये सुनकर वो कहती है कि इस बारे में लैंडलॉर्ड को कॉल करो और ठग से कॉल कट कर देती है। अब चान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उस पार्टी में आने के अलावा जहाँ पर याओ आई हुई थी। यहाँ पर चियान देखता है कि एक लॉयर उसे बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उससे बहुत क्लोज होकर बातें कर रहा था। और वो आता है जेलस होकर और उसके सामने सारे रिकॉर्ड रख देता है। उसके बहुत ही कम केसेस थे जो वो बेचारा जीत पाया था, और जो बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहा था वो सब पानी में मिल जाता है। वेल, यहाँ के इंटेंस माहौल को एकदम नॉर्मल करने के लिए वो कहते हैं कि क्यों ना हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलें। अब यहाँ शियान जो खड़ा था तो वो कहता है कि हाँ क्यों ना, बहुत मजा आएगा खेलने में, लेकिन ट्रूथ और डेयर में हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉ के टर्म्स के क्वेश्चंस होंगे। अब ये सुनकर बेचारों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन ऊपर से उनको हंसना भी पड़ता है क्योंकि बॉस को ना कौन कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जूनियर तो याओ ही थी। याओ पर जब भी कोई क्वेश्चन आता था या तो उसे पैसे देने पड़ते थे या फिर उसे ड्रिंक करना पड़ता था, कि वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी और सारे मुश्किल सवालों के जवाब वो गलत ही दे रही थी। अब इन दी एंड वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। ये देखकर टान उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन शियान उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, मैं इसे इसके घर ड्रॉप कर दूंगा। उनको भी अभी भी पार्टी एंजॉय करनी थी तो वो ठीक है कहते हैं, और शियान किसी तरह घसीटते हुए उसे अपनी गाड़ी तक ले जाता है। वो ड्रंक होकर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। अब यहाँ पर शियान एकदम से गाड़ी रोक देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर वॉमिट मत कर देना, लेकिन बेचारे की वॉमिट सीधी अपने कपड़े को और उसके गाड़ी को गंदा कर देती है। यहीं पर शियान अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और यहीं पर तो अब अपनी फेवरेट गाड़ी इतनी गंदी देखकर शियान को तो इतना गुस्सा आता है कि वो अपना जैकेट उतारता है, उसे ग्लव्स की तरह यूज करके याओ को पकड़ता है और याओ को खींचते हुए एक बॉक्स में फेंक देता है। याओ को बॉक्स में फेंकने के बाद वो जैसे ही अपना फोन निकालता है तो याओ आगे से पोज देने लगती है जैसे कि वो उसका फोटो ही निकालने वाला हो। लेकिन जियान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहता था, और यहाँ पर वो उसका फायदा उठाता है और कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी गंदी की और इसके बदले तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर रहोगी, और सारे टर्म्स और कंडीशंस सारे अपने मन की ही बता देता है। बेचारी क्या करती याओ, उसे तो अपनी हालत का होश ही नहीं था, चुपचाप पड़ी रहती है। और फिर वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है और फिर उसे कहता है कि ये बॉक्स इस लड़की समेत मेरे घर पर पहुँचा दो, और फिर कहता है मेरी गाड़ी का पीछा करो। और फिर क्या था, वो बॉक्स उसके घर पर डिलीवरी हो जाती है और फिर बॉक्स से निकलते निकलते याओ गिर जाती है सीधा चियान के ऊपर ही, और वो उसके इतने क्लोज हो गई थी और वो उसका हैंडसम सा फेस इतने क्लोजनेस से देख रही थी, और फिर देखने तक होता तो और बात थी, पर वो तो उसके फेस को छेड़ने भी लगती है। यहाँ पर चियान की बस हो गई थी, वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा इतनी बदतमीजी के बदले। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो उसे याद करा देता है कि तुमने कल कितनी बकबक की थी, मेरी नेचुरल ब्यूटी, और तुमने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, अब तुम्हें मेरी इंसल्ट का भी बदला चुकाना पड़ेगा और जो कल तुमने नुकसान किया उसका भी। उसने तो उसका लिस्ट भी बना कर रखा था, और जैसे ही वो इतना लंबा चौड़ा बिल बनाया था जो देखते ही वो हैरान रह जाती
जाती है। इवन इसमें डिलीवरी चार्जेस भी डाले हुए थे, तो और उसने अपना जितना भी टाइम उसके ऊपर वेस्ट किया था उसके भी चार्जेस उसे मांग लेता है। साथ ही साथ उसे वो वीडियो भी दिखाता है जो कि एक्चुअली में वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए ही बनाई थी। अब बेचारी की तो बैंड ही बज जाती है और कहने लगती है कि सर प्लीज इंस्टॉलमेंट में करा दे, जो कि ऑफ कोर्स हमारे हीरो के पास प्लान बी भी रेडी था, जो कि वो एक्चुअली में चाहता था। वो कहता है चलो एक शर्त पर मैं ये सब कुछ माफ कर दूंगा, अगर हम इकट्ठे रहे और तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर मेरे सारे काम करो और यहीं पर मूव इन कर जाओ और तुम यहीं पर रहोगी अब से, और मैं जो ऑर्डर करूंगा तुम्हें वो खाना बनाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस की 248 रूल्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब याओ वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी और अपने सुरक्षा के लिए उसने बहुत सारे आर्म्स भी वहाँ पर मंगवा लिए थे। सिक्योरिटी कैमरा जब वो उसके हाथ में देखता है तो पूछता है कि ये किस लिए। वो कहती है कि खुद को सेफ रखने के लिए। एक्चुअली वो तो खुद को सेफ रख रही थी, कहीं अगर उसके बॉस को मारने आ जाए तो कहीं वो खुद न मारी जाए। लेकिन यहाँ पर चियान उसे कहने लगता है कि बेशक हम एक छत के नीचे रहते हो, लेकिन मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए उल्टी सीधी बातें मत सोचना। और रात को वो उसे कह देता है कि खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में तो वो तो सोना चाहता था। वो चाहता था कि वो शोर करे और इतने में उसे नींद आ जाए, लेकिन वो तो खाना ऑर्डर कर देती है क्योंकि उसका मूड नहीं था। लेकिन वो बेचारा तो वेट कर रहा था कि कब इसकी कुकिंग की आवाज आए और उसको आराम से नींद आ जाए। लेकिन खाना तो रेडी पड़ा था, ये देखते ही चियान का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये सब रैप अप करो और मेरे लिए खाना बनाना स्टार्ट करो। लेकिन अब की बार जब उसने कुकिंग की थी उसे फिर से नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसने वो गाना नहीं गाया था। अब वो फिर से उसे तंग करने के लिए बाहर आ जाता है और फिर कहता है कुछ और कुक करो जो तुमने उस रात को बनाया था। अब वो दोबारा से कुकिंग करके तैयार करके रख देती है, लेकिन बॉस वो तो अंदर खुद ही हैरान परेशान था कि आज मुझे इसकी कुकिंग की शोर से नींद क्यों नहीं आई, जबकि बाहर याओ का मूड खराब हो जाता है कि मेरे से पूरा टेबल भर के खाना बना लिया और अंदर खुद टाइम से ही सो गया है। और बेचारी याओ को खाना खा खा के सवेरे बुरा हाल हुआ था। आज ऑफिस में भी उसकी बार बार वॉशरूम की तरफ दौड़े लगती रही और यहाँ पर चियान भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो जन भी उसे देख रहा था और उसे कहता है कि ये लड़की से तुम ज्यादा तंग मत करना, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं और चंशी क्लोज नहीं आ जाते। मेरी लव लाइफ ने मुझे दूसरी बार मौका दिया है, तो प्लीज तुम अपनी हरकतों की वजह से रुइन ना करना। इसकी बहन को जितना खुश कर सकते हो उतना खुश रखना। और वो जो ऑफिस से जाता जाता याओ के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करे या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस इसे सीक्रेट रखना। ये सुनकर याओ भी हैरान थी कि दोनों बॉसेस एक दूसरे से टोटल अपोजिट है। अब शाम को ऑफिस के बाद याओ देखती है कि चियान को दो लोग पकड़ के जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि किसी केस की वजह से इससे दुश्मनी निकल रहे हैं और उसे किडनैप कर रहे हैं। और ये भागती हुई आती है बिल्कुल सुपर हीरो की तरह और उन पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। चियान उसे पकड़कर होश में लाता है और कहता है कि अपनी हीरोपंती बंद करो, ये दोनों मेरी मम्मी के बॉडीगार्ड्स है और मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चियान अपने फैमिली हाउस में पहुंचा हुआ था, जहां पर उसकी मम्मी बेचारी से उसका वेट कर रही थी और उनका नाटक अपनी फुल पीक पर था। वो ऐसे बीमार होकर बैठी थी कि जैसे उनकी आखिरी सांसें चल रही हो, लेकिन मेकअप, ज्वेलरी, सारा कुछ परफेक्ट था। और वो यही कहती है कि जब मैं मर जाऊँ मेरी आंखें, मेरी बॉडी पार्ट सारा कुछ डोनेट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है। और उसकी मम्मी और भी बहुत सारी ओवर एक्टिंग करती है, जो कि सारी चियान अच्छे से पहचान जाता है। वो इसलिए कि वो अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। और उसकी मम्मी डैडी की यही इच्छा थी कि वो अपनी लॉ फॉर्म छोड़े और अपने फैमिली बिजनेस को संभाले, लेकिन इस बात पर चियान कभी भी नहीं मानता था। और आज भी वो अपने मम्मी पापा को निराश ही छोड़कर चला जाता है वहाँ से। और मम्मी की ओवर एक्टिंग भी किसी काम की नहीं आई थी। और हमें वो जन को दिखाते हैं जो अपना पुराना समय याद करने लगता है, जब उसकी मुलाकात चैंगशी से हुई थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे और यहाँ पर उसका दिल आ गया था चैंगशी पर। और इतनी अच्छी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, वो बेचारा उसके पीछे भागते भागते हमेशा गिर जाया करता था। और एक बार ऐसा हो जाता है कि वो उसे उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। उसे डिहाइड्रेशन हुई थी और उसका शुगर लेवल भी लो था। और हॉस्पिटल में छोड़कर जाने से पहले उसे एक चॉकलेट भी देकर गई थी, और वो चॉकलेट उसका आज भी सबसे फेवरेट चॉकलेट ब्रांड रहा है। उसने चैंगशी से रिक्वेस्ट की थी इकट्ठे डिनर पर चलने के लिए, जो कि चैंगशी ने मान भी ली थी। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, अपनी स्किन केयर भी कर रहा था और साथ ही साथ अपने लिए एक जबरदस्त सा ड्रेस भी सिलेक्ट कर रहा था। तो यही कहता है कि प्रोफेशन बहुत हो चुका, अब आई थिंक अपनी लव लाइफ में ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि चियान अपने फ्रेंड का बहाना देके मशवरा लेने लगता है वो जोन से। कहता है वो घर किसी के साथ शेयर करता
था। नॉइसी होने के वजह से उसने घर से उस रूममेट को निकाल दिया। किसी वजह से उसे फिर से वापस लाना पड़ा, लेकिन अब वो उसे फिर से नॉइसी लग रहा है और अब वो उसे फिर से निकालना चाहता है। यहाँ पर वूजन कहता है कि आई थिंक प्रॉब्लम उस नेबर या रूममेट में नहीं है, तुम्हारे उस फ्रेंड में ही है, इसलिए उससे कहो कि अपना माइंड ठीक करे। अब चियान जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि याओ ने पहले से ही डिनर प्रिपेयर करके रख दिया है। उसने इतनी सारी डिशेस बनाई थी, ये देखकर वो हैरान हो जाता है और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ जाता है। और वो कहता है कि ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर दूंगा तभी तुम्हें खाना बनाना है, और अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें निकाल बाहर कर दूंगा। और हमें वूजन को दिखाते हैं जो एक जगह पर ग्रोसरी स्टोर पर गया था और यहाँ पर उसका फोन नीचे गिर जाता है किसी की टकराने की वजह से। और वो लड़की जो उसे फोन उठा कर देती है वो उसकी क्रश चैंगशी थी। अब वो उसके साथ मजे से बैठकर ड्रिंक करने लगता है और तो और उसने वही चॉकलेट्स भी खरीदी थी जो कि सालों दफा उसने उसे एक बार दी थी। यहाँ पर वूजन उसे ऑफर भी करता है कि हमारी जून एंड लाफंग तुम ज्वाइन भी कर सकती हो, तुम कब से लीगल सर्कल में आई ही नहीं। एक्चुअली लगता है कि उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद उसके और उसके हस्बैंड के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर और न्यूज में भी नहीं थी, लेकिन इसी वजह से लोग उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा बोलते थे। वूजन कहता है कि मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं थी, जब तुम्हारे डिवोर्स होने के बाद लोग तुम्हें कमेंट किया करते थे तो मैं उस हर कमेंट पर रिपोर्ट किया करता था। ये सब सुनकर चैंगशी को बहुत ही खुशी होती है और वो कहती है कि मेरी सिस्टर याओ को इन सब बारे में कुछ पता मत चलने देना कि मेरे लिंक्स की वजह से उसको वहाँ पर जॉब लगी है, तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी। और आगे हमें पता चलता है कि वूजन ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता था और अब वो ड्रंक हो जाता है। यहाँ पर चैंगशी को उसे वापस उसके घर ले आना पड़ता है। ड्रंक होने की वजह से यहाँ पर वो चैंगशी को अपने सारे दिल की बात कह देता है। वो कहता है अगर उस दिन मैं कॉलेज में बेहोश नहीं हुआ होता तो मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है जो इतने सालों पहले थी। तो ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कितना बुली किया है, मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं उससे भी रिवेंज ले सकता हूँ और तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे कंसीडर करो और उसे एक किस कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। वो जैसे ही उठता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पर वापस कौन लेकर आया होगा, और फिर उसे याद आता है कि मैं तो ड्रिंक कर रहा था चैंगशी के साथ, ऑफ कोर्स वही लाई होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये सब उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता। लेकिन उसे अपने बेड पर एक हेयर नजर आता है जो कि उसके हेयर से काफी लंबा था। उसे यकीन हो जाता है कि ये चैंगशी का ही था। अब वो उसी पिलो को हग करने लगता है और सोचता है कि कल रात मेरी ड्रीम नाइट थी, लेकिन मैं कितना उल्लू हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उसके साइड टेबल पर कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।